बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज, द कॉन्सेप्ट अकेडमी। Dear student, in the previous lecture we discussed about the Qaid vision of Pakistan. What is the vision of Quaid-e-Azam Rahmatullah Alayh, and what he want to say the Pakistan in the future time, कि पाकिस्तान फ्यूचर में कैसा देखना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश क्या थी, वो पाकिस्तान को किस एंगल से सोचते थे, उन तमाम के तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहला जो लेक्चर था वो भी इसी बारे में था, लेकिन उसमें जो कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे वो आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कायद विजन ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करेंगे। कायद-ए-आज़म के नजरियात क्या थे, एंड व्हाट काइंड ऑफ द इनिशिएटिव्स he took on the early stages when Pakistan got independence. First of all, we have to discuss about the rehabilitation of refugees and the settlement of refugees. यानी मुहाजिरीन की आबादकारी क्या थी, मुहाजिरीन कैसे आबाद हुए, रिवाइज करना है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे और फिर उस पर बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मुहाजिरीन की आबादकारी को इस एंगल से डिस्कस किया था, रिहेबिलिटेशन में। रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज, मुहाजिरीन की आबादकारी को कहते हैं। मुहाजिरीन वो लोग थे जो इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे। And in the early lecture of this unit, we already discussed about how many people migrated from India to Pakistan and how many people migrated from Pakistan to India. यानी कि round about 6.5 million people migrated from India to Pakistan. यानी मुसलमान इंडिया से जो पाकिस्तान आए उनकी तादाद तकरीबन 65 लाख। 6.5 मिलियन का मतलब होता है 65 लाख। 65 लाख मुस्लिम्स माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान आए। इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो हिंदू जो माइग्रेट करके गए उनकी तादाद 5.5 मिलियन यानी कि सिर्फ 55 लैक्स। तो ये जो 10 लाख का इजाफी एक बर्डन, एक लोड पाकिस्तान के ऊपर आया, और वो भी अर्ली स्टेज के ऊपर आया जब पाकिस्तान बना था। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन थी आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस, जब हमने आज़ादी हासिल की। तो इस पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ऊपर तो हम लोग वही उसी तरीके से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज इस पर हमारा फाइनल लेक्चर है। तो मैं आपको बताऊंगा भी कि इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें पुट करनी है। इसमें आपने सबसे पहले 6.5 मिलियन मुस्लिम्स का जिक्र करना है, फिर 5.5 मिलियन हिंदूज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। यहाँ पर मुस्लिम्स के बारे में आप याद रखेंगे और यहाँ पर हिंदूज के बारे में आप याद रखेंगे। ये दो चीज़ें लिखनी है। फिर इनकी सेटलमेंट के लिए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने रेफ्यूजी रिलीफ फंड काम किया ये, और इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने जो खिताब करते हुए जनरसी ही डिस्कस अबाउट द जनरसिटी ऑफ द फंड कलेक्शन of those people who migrated from India to Pakistan because they are the Muslims। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा कि save all you can and give toward the relief of these victims। उन लोगों को रिलीफ दें जिन लोगों को इसलिए विक्टिमाइज किया गया बिकॉज दे आर द मुस्लिम्स, क्योंकि वो मुसलमान हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ ऐसे शिद्दत पसंद मौजूद थे सब कॉन्टिनेंट में जब पाकिस्तान बना, तो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, सिख यात्री जितने भी थे वो पाकिस्तान आने वाले जितने भी रेफ्यूजीज थे उनके ऊपर हमले करते थे, उनसे उनका जितना भी
माल हैं उनको छीन लेते थे, उनको शहीद कर देते थे। तो राउंड अबाउट तकरीबन 10 लाख से ऑनवर्ड लोग इसी माइग्रेशन के दौरान शहीद किए गए। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एड्रेस में ये इरशाद फरमाया कि उन लोगों की तरफ या उन लोगों को सपोर्ट करें, उन लोगों को रिलीफ दें जिन लोगों ने इंडिया इसलिए छोड़ा क्योंकि वो मुसलमान हैं। सिंपल इज दैट। सो आफ्टर दैट गाइडेंस फॉर द पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पर गाइडेंस फॉर द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट, अब सिविल मुलाजमीन की रहनुमाई आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिविल मुलाजमीन को ये इरशाद फरमाया, ये कहा कि आप लोग अब किसी भी रूलिंग क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखते। रूलिंग क्लास का मतलब है कि आपका ताल्लुक़ आप रूलिंग क्लास हुक्मरान फैमिली से नहीं है, बल्कि आप सर्वेंट्स हैं, आप खादिम हैं। इसके बारे में मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी कोट करवाया था। वो एग्जाम्पल हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में था, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया। यू कैन पुट दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, आप इस तरह के एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि क्यों ना हो जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ऊँट माले गनीमत से भागे हुए ऊँट को एक आका खुद या खलीफा खुद सहराओं से वापस ला सकता है, तो एक सिविल मुलाजमीन या एक सिविल मुलाजिम कौम का खादिम होता है, उसका ताल्लुक़ किसी हुक्मरान फैमिली से नहीं होता। वो मुआशरे पस्ती की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा अप्रोच करती है, बहुत ज़्यादा अरूज पे होती है। बात क्लियर हो रही है? क्योंकि सिविल मुलाजमीन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं who are on the seat on the high post of bureaucracy। वो ब्यूरोक्रेसी की किसी बहुत हाई सीट पर बैठे होते हैं, और जब वो अपने इख्तियारात को इनजस्टिस करते हुए इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लोगों का। उससे जो सिविल सोसाइटी होती है, उससे जो पब्लिक डिस्टर्ब होती है, उसका अंदाज़ा तभी लगाया जा सकता है कि आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 1947 से लेके 2020 तक हम लोग एक स्टेबल कंडीशन, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, we could not be reached on the stable position from 1947 to 2020। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि we are not willing to give our services in the positive direction। हम लोग अपनी सर्विसेज को पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं, हम लोग अपनी सर्विसेज को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे जस्टिस से, बहुत अच्छे जेस्चर से उसको अदा करते हैं, अपनी जो ड्यूटीज़ हमें दी गई हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में यू आर द फाउंडर ऑफ योर कंट्री। मेरी आपसे ये इल्तिमास है कि आप लोग आगे बढ़कर अपने मुल्क की तरक्की के लिए, जैसे आज की मौजूदा सूरत हाल में वी विल नॉट बी एबल एंड वी वुड नॉट बी एबल टू मेक द वेंटिलेटर इन पाकिस्तान, बट नाउ वी आर टू बी एबल टू मेक द वेंटिलेटर एंड मैनी मोर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स on the surgery basis and on the basis of the disasters। हम लोग किसी भी पोजीशन, वो तो क्या होता है कि जब इंसान के ऊपर एक जिम्मेदारी या कोई आफत कुदरत की तरफ से जब आ पहुंचती है, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ तरीकाकार इख्तियार करना पड़ता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो एक कुदरती आफत आई थी जो पूरी दुनिया पर थी, तो उसके बारे में या उसके हवाले से अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग काफ़ी खुद कफील हो गए, क्योंकि हम लोग आज दिन तक किसी भी मेडिकल क्राइसिस में गए ही नहीं थे। तो बेटा इसके लिए गाइडेंस फॉर द पब्लिक सर्वेंट, कोई भी कौम, अगर हम लोग अपने पड़ोसी एक नेबर कंट्री चाइना की तरफ देखें तो वहाँ पर जो सिविल और पब्लिक सर्विसेज हैं, लोगों का रुझान इतना ज़्यादा है कि अगर वो डिस्कस अबाउट दी पर कैपिटल इनकम ऑफ चाइना, तो
last 10 years, ठीक है, he became the record holder country in all over the world. ये एक रिकॉर्ड होल्डर मुल्क बन चुका है पर कैपिटल इनकम के हवाले से। और वहाँ पर कैपिटल इनकम के हवाले से क्यों सबसे ऊपर चला गया? क्योंकि वहाँ पर जो सिविल सर्विसेज हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, वो बहुत ज़्यादा, वो लोग अपने आप को कौम का खादिम समझते हैं। वो लोग जो ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी बड़ी सीट्स पर बैठे हुए होते हैं, वो अपने आप को कौम के मुलाजमीन या कौम के या अवाम के खादिम कंसिडर करते हैं। मुल्क का ये जो बेड़ा है, ये इम्बैलेंस होता ही तब है जब हम लोग अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर जो भी और जब आपको ये इख्तियारात दिए जाते हैं और आपसे हलफ ओथ ली जाती है कि आप ये इख्तियारात अल्लाह ताला के और आपने अल्लाह ताला की मर्ज़ी के तहत इसको इस्तेमाल करना है, ये अमानत है। तो अगर हम लोग इसको अमानतन कंसिडर करेंगे, ये अमानत है और इसको हम लोग अदा कर रहे हैं, तो कभी भी इस तरह की कंडीशन पैदा ना हो, क्योंकि हमारी अपनी ज़िंदगी तो बाद में आनी है। सो यू डोंट बिलोंग टू द रूलिंग क्लास, यू बिलोंग टू द सर्वेंट्स। आपका ताल्लुक किसी हुक्मरान क्लास से, फैमिली से नहीं है, आप खादिम हैं। एंड मेक द पीपल फील दैट यू आर देयर सर्वेंट्स एंड फ्रेंड्स। और उन लोगों को ये बात साबित कर दें कि आप उनके दोस्त और आप उनके खादिम हैं। मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ऑनर, और आपने उस ऑनर का एक बहुत एक्सट्रीम स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, ठीक है। और इंटेग्रिटी, जस्टिस एंड फेयर प्ले, जब आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से और खुशसलीमी से काम करेंगे, अदा करेंगे। फाइटिंग रीजनलिज्म एंड प्रोपलिज्म, सूबाइयत और तंगनजरी से गुरेज की तलकीन आप रहमतुल्लाह अलैह ने की। तो रीजनलिज्म और प्रोपलिज्म का मतलब मैंने आपको उस दिन भी बताया था। इसमें आप रहमतुल्लाह अलैह ने फाइटिंग रीजनलिज्म एंड प्रोपलिज्म, ठीक है। रीजनलिज्म बेटा कहते हैं सूबाइयत परस्ती, और प्रोपलिज्म कहते हैं तंग नजरी। आपने कौम को सूबाइयत परस्ती और तंग नजरी से गुरेज करने की तलकीन की, और आपने इरशाद में फरमाया, वी आर नाउ ऑल पाकिस्तानी, नॉट Balochis, Pathan, Sindhis, Bengalis and Punjabis and so on. And the Pakistani, we must feel, behave and act, and we should be proud to be known as Pakistani and nothing else. कि हमें इस बारे में ये सोचना चाहिए कि हम अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाएं, बजाय हम लोग बलोची, सिंधी, पंजाबी या पठान अपने आप को कहलवाएं। हमारे लिए ये बात बहुत ज़्यादा ऑनरेबल होना चाहिए कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, ठीक है। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी के बारे में कहा कि मगरब में जो फंडामेंटल अप्रोच है इकोनॉमी की, ठीक है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी, आपने इकोनॉमी को मेंटेन रखने के लिए ये इरशाद फरमाया कि मगरब में जो मुआशी निज़ाम चल रहा है वो फेल हो चुका है इंसान और इंसान के दरमियान इंसाफ को मेंटेन रखने में। इसलिए पाकिस्तान एक ऐसे मुआशी निज़ाम को मुतारिफ करवा रहा है कि एक ऐसा मुआशी निज़ाम इंट्रोड्यूस करवा रहा है जो इस्लाम के ट्रू प्रिंसिपल्स पर मुश्तमिल होगा, यानी कि वो इंटरेस्ट यानी सूद से पाक होगा, ठीक है। क्योंकि मेजर बहुत से ऐसे इवेंट्स आते हैं, बहुत से ऐसे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो होते ही सूद की बुनियाद पर है। जब सूद किसी भी कौम के अंदर अगर हम लोग देखें तो सूद के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। इसलिए इस्लाम ने सूद
लेने या देने से मना फरमाया है कि सूद हराम है किसी सूरत में भी अगर किया जाए। ठीक है, अगर आगे लिखा हुआ है नाउ व्हाट शैल वी डू, नाउ व्हाट वी वांट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैप्पी, प्रॉस्पेरस एंड शुड होली एंड स्लोली concentrate on well-being of the people and especially to masses of the poor। यानी कि गरीब तबके जितने भी हैं, अब क्या है कि हमने अपने मुल्क को इतना आगे लेके जाना है ताकि वो जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबकात हैं, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है फर्द वाहिद की जो एक दिन की कमाई होती है उसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं। पर कैपिटा इनकम का एक मखसूस फार्मूला है, लेकिन हम लोग को डिस्कस नहीं करते। लेकिन आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग बाय पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम मीन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन, एक आदमी की जो इंडिविजुअल कमाई होती है। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेन पॉलिसी वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह when we did not get Pakistan and before the creation of Pakistan, Qaid Azam met the Secretary of the General Assembly and discussed all the affairs that we become the ally of America, not the Russia, because America were the followers of the socialism and Russia was the follower of capitalism। तो कैपिटलिज्म क्योंकि इस्लाम में इसकी इतनी ज़्यादा अप्रोच नहीं है, वो सोशलिस्ट थे, इसलिए हम सोशलिस्ट लॉ की तरफ हमारा झुकाव हो गया। यही वजह थी कि 1951 में लियाकत अली खान को रशिया और अमेरिका दोनों की तरफ से दावत मिली थी, लेकिन उन्होंने रशिया को अवॉइड करके अमेरिका जाना मुनासिब समझा, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसीज थी जो सोशलिज्म पर मुश्तमिल थी वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी हद तक बेहतर थी। तो इसलिए जब कायद आज़म ईद उल फितर के मौके पे कायद आज़म इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी से बात करते हुए उन्होंने ये इरशाद फरमाया दैट वी आर नाउ पासिंग थ्रू द पैरेलल टाइम। हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, जैसे फ़लस्तीन है, कश्मीर का इशू है, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जो ताकतें, उनका एक ड्रामा हमारे सामने मौजूद है। और ये इनका इशारा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ये था, यहाँ पर एक समंदर का कानून है जहाँ पर बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा रही हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पावर प्ले है, क्योंकि ये इशारा उस तरफ भी था जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर ब्लास्ट किए गए, एटॉमिक ब्लास्ट किए गए, उन दो शहरों को बिल्कुल ख़त्म किया गया। इसके बाद फ़लस्तीन पर जुल्म सितम शुरू हुए, कश्मीर को इलीगली इनजस्टिस के ज़रिए उसको भी अपने कब्जे में ले लिया गया। सो कायद आज़म मोस्टली कंसंट्रेट ऑन द स्टूडेंट फेडरेशंस। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, और उन्होंने अपने खिताब में स्टूडेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि माय डियर फ्रेंड्स एंड माय यंग फ्रेंड्स, आई लुक फॉरवर्ड टू यू एज अ रियल मेकर ऑफ पाकिस्तान। मैं जब आगे देखता हूँ तो मुझे यही महसूस होता है कि आप पाकिस्तान बनाने के लिए बिल्कुल पाकिस्तान के मेकर्स में शामिल होंगे, पाकिस्तान के फाउंडर्स में शामिल होंगे। डू नॉट एक्सप्लॉइट एंड नॉट, आप अपने आप को ज़ाया ना करें और अपने आप को गुमराह ना करें। ठीक है, क्रिएट अमंग योरसेल्फ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट यूथ कैन बी, और अपने अंदर एक मिसाल कायम कर दें कि यूथ क्या कर सकता है। ठीक है, इन फेयरनेस एंड योरसेल्फ, in the fairness of your parents and fairness of your state, and devote your attention of your studies। और उन्होंने स्टूडेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि आप लोग अपनी स्टडीज़ पर भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें। तो ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया, that you can write these kind of points as it is in the annual examination if it will come in your annual exam। आपने एग्जाम में इनको इसी तरीके से लिखना है, जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।